A very good morning to all. We are starting with Mahatma Gandhi and the nationalist movement, civil disobedience and beyond. देखो दोस्त, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे महात्मा गांधी का जन्म हुआ। जन्म एक्चुअल में जन्म नहीं, जन्म का मतलब हाउ वाज महात्मा गांधी बोर्न, व्हेन ही बिकेम, हाउ ही बिकेम महात्मा। देखिए, हम जब स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में, हमें दो तीन चीजें याद रखना है। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे काम के हैं। सीयूईटी में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर एनसीईआरटी वो यही चीज बताता है, हम देखते चलते हैं उसको। पहली चीज उसमें जो हमें सबसे पहले देखने में मिलता है कि वन मार्कर में जो पूछा जाता है कि नेशनलिज्म की जो हिस्ट्री है, दैट इज एसोसिएटेड विद अ पर्सन ऑलवेज। अ पर्सन इज देयर इनटू मेकिंग ऑफ द नेशन and individual is identified that he made the nation. For an example, Garibaldi was associated with making of Italy. इटली किसके कारण बना है? गैरीबाल्डी के कारण। अमेरिका किसके कारण बना है? जॉर्ज वॉशिंगटन के कारण। एंड हो ची मी, इनके कारण वियतनाम बना है। ये इनके कारण बना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इन्होंने इन देशों को बना दिया। इसका मतलब ये होता है कि इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा, चाहे कॉलोनियलिज्म से फ्री करने के लिए, चाहे किसी और काम में, और इनके कारण देश आज जाना जाता है। सिमिलरली हम गांधी जी को लेकर के चलते हैं कि गांधी जी इज द पर्सन बिकॉज ऑफ whom वी आर लिविंग इन फ्री इंडिया। तो गांधी जी इज एसोसिएटेड विथ मेकिंग ऑफ इंडिया। देखो, इस चीज में हमें एक और देखना है। अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। बिफोर दैट लेट मी कम टू योर एनसीईआरटी। अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। देखो, किसी ने अपने आप को लीडर बना दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम आज नहीं है और कल से हम लीडर होंगे। गांधी जी ने अपने आप को अनाउंस किया। गांधी जी बोले मैं आज से लीडर हूं, ऐसा थोड़ी होगा। गांधी जी को एक मौका मिला। पहली चीज तो ये 20 साल साउथ अफ्रीका में रहे। जैसे ही इंडिया में आए जनवरी 1915 में, इनको एक मौका मिला कि भाई अपने आप को बोला जाए, अपने आप की जो चीजें हैं उनको समझाया जाए, कैसे हमें उन चीजों को फोकस में लेके आना है, कैसे हमने जो काम किया उस काम को बताना है लोगों को, और हमारे काम का तरीका क्या था। देखो, गांधी जी का जो आइडिया था सत्याग्रह, वो इंडिया में शुरू नहीं हुआ, वो शुरू हुआ साउथ अफ्रीका में। सत्याग्रह का मतलब क्या था? प्रोटेस्ट विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, अगेंस्ट द इनजस्टिस। अब गांधी जी की खासियत ये थी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंट। अभी तक जो पैरेलल में लीडर चल रहे थे, वो दो चीजों पे बिलीव कर रहे थे, दैट देयर शुड बी वायलेंस एंड विद द हेल्प ऑफ वायलेंस वी कैन विन। ठीक है ना? गांधी जी ने बिल्कुल उसकी उल्टी आइडियोलॉजी दी कि हम बिना वायलेंस के जीत सकते हैं। एक हिस्टोरियन है चंद्रन देवानेशन, इन्होंने बोला था कि एक्चुअल में साउथ अफ्रीका वाज मेकिंग ऑफ द महात्मा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले स्ट्रैटेजीज कहाँ यूज की हैं साउथ सत्याग्रह की, महात्मा गांधी ने ये साउथ अफ्रीका में की हैं। तो इन्होंने क्या कमेंट किया कि साउथ अफ्रीका वाज मेकिंग ऑफ द महात्मा। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज, स्वदेशी मूवमेंट हुआ 1905 एंड 1907 में। इस स्वदेशी मूवमेंट की खासियत ये रही कि इसने लोगों के बीच में अपील को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया। तीन लीडर्स के हम नाम पढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, विपिन चंद्र पाल बंगाल से, और लाला लाजपत राय पंजाब से। ये तीनों का ट्रायो है। इसको एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मतलब एक राइमिंग है, ऐसा बोला जाता है। अब देखो, एक ईस्ट में बंगाल में हो गया, एक नॉर्थ में पंजाब देख रहे हैं, और एक महाराष्ट्र देख रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इन्होंने कवर कर लिया। इसीलिए ऐसा बोला गया कि इन तीनों लोगों ने मिलके स्ट्रगल को ऑल इंडिया स्ट्रगल कैरेक्टर दे दिया। ठीक है ना? नाउ, अब दूसरी चीज क्या है? ये तीनों मिलिटेंट थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब इनकी जो अप्रोच थी, ये थोड़ी सी मिलिटेंट अपोजिशन थी। मिलिटेंट अपोजिशन का मतलब होता है कि उठाओ बम पटको, मारधाड़ करो और हम जीत जाएंगे। ठीक है ना? गांधी जी की अप्रोच के बिल्कुल उल्टी अप्रोच इन तीनों लोगों की अप्रोच थी। जब हम इसमें पढ़ेंगे तो हमें
वन मार्कर कमेंट ये याद रखना है, चंद्रन देवा नेशन का, दैट वाई क्वेश्चन हमेशा 3 मार्कर आता है, वाई चंद्रन देवा नेशन कमेंटेड दैट साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ महात्मा। ये आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है, आप इस चीज को पढ़ लीजिए। देखो अब, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट सत्याग्रह शुरू किया गया, ठीक है। और इन्होंने एक चीज और क्या बोली कि भाई टेक्निक क्या है, नॉन वायलेंट के साथ साथ क्या है, हार्मनी बिटवीन रिलीजियस एंड altered upper caste Indians to discriminatory treatment of low caste and women. हार्मनी बिटवीन रिलीजन, तो क्या किया, पहले नॉन वायलेंट रहे, एक हार्मनी प्रोवाइड की, ठीक है ना। और प्रमोट करने का मतलब क्या होता है कि अब हम किसी को भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखेंगे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हम किसी के साथ नहीं करेंगे, किसी को हम जात पात के नजरिए से नहीं देखेंगे, ठीक। 1915 में महात्मा गांधी वापस आए एंड अगेन इंडिया वाज स्टिल अ कॉलोनी, बट मैंने आपको फिर ये चीजें बताई कि लाल बाल पाल ने क्या किया था, इन्होंने इंडिया को एक ऑल इंडिया कैरेक्टर, इंडिया के जो नेशनल मूवमेंट थे उसको एक ऑल इंडिया कैरेक्टर दे दिया था, ठीक है। लाल बाल एंड पाल, ये वाले 3 शब्द आपको याद रखना है, ठीक है। अब कई बार ये प्रश्न आता है वन मार्कर में, हु अमंग देम वाज नॉट इन दी ट्रायो, तो एक आपसे ये बन जाएगा। नाउ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, मॉडरेट क्या थे, दे प्रेफर्ड ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच, ग्रेजुअल मतलब बहुत आराम आराम से हम जो है इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, एंड एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या है, दे एडवोकेटेड मिलिटेंट नेशनलिज्म, ठीक है। इतनी बात यहां तक समझ में आ गई आपको, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब दोस्त, जनरली कई बार ऐसा होता है कि भाई अब गांधी जी आ गए, गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। गांधी जी आ गए, गांधी जी ने एक पॉलिटिकल मेंटर डिसाइड किया, गोपाल कृष्ण गोखले। अगेन ही वाज आल्सो अ लॉयर ऑफ गुजराती एक्सट्रैक्शन ट्रेन्ड इन लंदन। गोखले ने बोला कि गांधी जी जाओ, आप आ गए हो ये अच्छी बात है, पूरे देश का एक चक्कर लगा के आओ। So on his advice, Gandhiji went to tour the nation, and in 1916 he got an opportunity to speak in Banaras Hindu University. इसकी ओपनिंग थी फरवरी में 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। गांधी जी ने बोलना शुरू किया, और गांधी जी ने बोलने से ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू किया उन लोगों को जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग सेरेमनी में बैठे थे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी खुली किसके कारण थी, इलीट लोगों के कारण, जो रईस लोग थे हमारे, उनके कारण ये यूनिवर्सिटी खुली थी। उनके कारण खुलने से भी एक अच्छी चीज ये रही, लोगों ने पैसा तो दिया, वो सारे लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए, देखा, पैसा दिया, बट कितने होते हैं एलीट क्लास, मुश्किल से 1%, बाकी 99% का क्या हुआ, उन्हें छोड़ दिया। तो गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी ने बोला कि भाई इट इज सर्टेनली द मोस्ट गॉर्जियस शो, ये बहुत ही दमदार बढ़िया चीज है कि आपने बहुत अच्छा शो क्रिएट करा कि आप इसको खोल रहे हैं, बट उनका क्या है, आप लोग तो एक हैंडफुल ऑफ प्लेंटी पीपल हो, 1% तो मुश्किल से देश भर के, व्हाट अबाउट द मिलियंस ऑफ पुअर, दोज हु आर नॉट प्रेजेंट ओवर हियर। गांधी जी ने क्या बोला, इन्होंने बोला, जो लोग वहां आए हुए थे, दैट देयर विल बी नो सैल्वेशन फॉर इंडिया, सैल्वेशन होता है मोक्ष मुक्ति, फॉर इंडिया, अब यहां किस लिए यूज कर रहे हैं ये टर्म, सैल्वेशन फ्रॉम द ब्रिटिश राज। गांधी जी ने बोला देयर शैल बी नो सैल्वेशन फॉर इंडिया अनलेस यू स्ट्रिप योरसेल्फ ऑफ दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट ऑफ योर कंट्रीमैन इन इंडिया। मतलब आप लोग, ये जो लीड लोग जो हैं भाई, बड़े बड़े लोग हैं, ज्वेलरी वाली पहने रहते हैं, इनसे क्या बोला कि जब तक आप ये जो लीड कैरेक्टर नहीं छोड़ोगे, जब तक आप ये जो ज्वेलरी इन द सेंस जिस
कैरेक्टरिस्टिक ज्वेलरी ऑफ बीइंग एलीट इन नेशन, जब तक आप ये चीज नहीं छोड़ोगे और अपने देश के लोगों के लिए नहीं छोड़ोगे, तो ये ज्वेलरी से एक और तात्पर्य है क्या, ये ऊंच नीच वाली चीज, हम रईस है, हमसे ज्यादा बड़ा कोई नहीं है, जो है वो हम है, ये वाला जो कैरेक्टर नहीं छोड़ोगे ना तब तक आप, और अपने देश के लिए नहीं दोगे, देश के लोगों के लिए नहीं दोगे कि हाँ ये भी कुछ है, तब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी। ठीक है। और क्या बोला, इफ वी टेक अवे और अलाउ अदर्स टू टेक अवे फ्रॉम पीजेंट, इफ वी टेक अवे, या हम ले लें या हम पीजेंट से ले लें, क्या ले लें, द होल रिजल्ट ऑफ देयर लेबर। होल रिजल्ट ऑफ देयर लेबर का मतलब होता है अधिकतर ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, तो ये क्या बोलते थे, भाई हमने टैक्स थोड़ी लिया, ब्रिटिशर ने टैक्स लिया, तो इन्होंने क्या बोला, इफ वी टेक अवे और अलाउ अदर्स टू टेक अवे फ्रॉम पीजेंट द रिजल्ट ऑफ देयर लेबर, our salvation can only come through farmer, neither lawyer nor doctor nor the rich landlord are going to secure it। तो गांधी जी ने क्या बोला कि भाई आप इनकी मेहनत की कमाई ले लेते हो, भाई क्या आप हमें मुक्ति दिलाओगे, हाँ, जिंदा तो आप किसान की दम पे हो, अब किसान की दम पे जिंदा हो और आप इन्हीं का लेबर खा लेते हो, इन्हीं से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट कलेक्ट कर लेते हो, तो गांधी जी ने क्या बोला, neither lawyer nor the doctor nor the rich landlord are going to secure our salvation, this can only come through labor। अब एक समझने वाली चीज ये है कि भाई सैल्वेशन आ गया, ये अच्छी चीज है, हम सैल्वेशन के लिए बात कर रहे हैं, आपने पुअर के लिए बात की, लेकिन गांधी जी को कुछ चीज मिलना भी तो चाहिए कि पुअर के लिए हम बात करें। तो ये जो बनारस हिंदू ओपनिंग यूनिवर्सिटी की जो स्पीच थी, ये गांधी जी का फर्स्ट पब्लिक एक्सप्रेशन था, गांधी जी ने अपनी बात कह दी, लेबर्स के लिए बात की, पीजेंट्स के गरीब तबके के लिए बात की, कोई एक गरीब तबका का काम ऐसा मिलना तो चाहिए जिसके लिए गांधी जी काम करें, ठीक है ना, और एक ट्रिगर तो मिलना चाहिए कि गांधी जी दिखाएं कि हाँ मैंने भी गरीबों के लिए काम किया, भाषण तो भाई सबने दे दिया कि भाई गरीबों को लेके आओ, गरीबों के लिए काम करो, ट्रिगर कहाँ से मिलेगा, तो ये अपॉर्चुनिटी जो चाहिए थी ना गांधी जी को लेबर के लिए, दैट अपॉर्चुनिटी गांधी जी got in the Lucknow session of Congress in December 1916, where he was approached by a peasant from चंपारण जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। उन्होंने बोला गांधी जी चलिए, और ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स जो है वो बहुत खराब ट्रीटमेंट करते हैं, he told them about the harsh treatment of peasants, पीजेंट का ट्रीटमेंट बहुत खराब होता है बाय द इंडिगो प्लांटर्स, उनके लिए काम कीजिए, उन पीजेंट्स के लिए काम कीजिए, उनको उनसे मुक्ति दिलाइए। गांधी जी चाह ही ये रहे थे, गांधी जी का तरीका क्या था, भैया गांधी जी ने इसके पहले क्या बोला था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, इन्होंने बोला था आवर सैल्वेशन कैन कम ओनली फ्रॉम द लेबर, ठीक है ना, एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ द पीजेंट्स लेबर हु आर गोइंग टू सिक्योर अस द सैल्वेशन, तो भैया चलो अब उनके लिए काम करने के लिए। तो जैसे ही ये ट्रिगर गांधी जी को मिलता है, गांधी जी जाते हैं राजकुमार शुक्ला के साथ, ये राजकुमार शुक्ला इनको चंपारण लेकर के जाते हैं 1916 में, और चंपारण में गांधी जी इंडिगो प्लांटर्स के लिए लड़ाई करते हैं। 1917 गांधी जी का पूरा पूरा चंपारण में निकला, भाई चंपारण में निकला, और मजे की चीज चंपारण में गांधी जी जीत गए। क्या मिला, क्या जीता, he obtained the security of tenure and freedom to cultivate crop of their choice। अभी तक इन लोगों को इंडिगो उगानी पड़ती थी, गांधी जी ने कहा देखो भाई इंडिगो उगाना कंपलसरी मत करो, इसको रखो भाई, बट इट शुड नॉट बी कंपलसरी। तो क्या किया गांधी जी, ये चीज करने के लिए गए एंड जीत गए। गांधी जी ने लेबर की बात की, पहली चीज में जीत गए। दूसरी बार उन्होंने फिर लेबर की बात की, कहां पे, 1918 में, जहां पे उन्होंने अहमदाबाद में जाके बात की, और अहमदाबाद में क्या बात की, टेक्सटाइल मिल वर्कर। फिर देखो मिल वर्कर कौन होगा, लेबर होगा। तो सेकंड बात उन्होंने रखी 1900, पहली कहाँ थी 17 में चंपारण, दूसरी कहाँ थी 1918 अहमदाबाद। दोनों जगह गांधी जी जीत गए।
तीसरा इन्होंने रखा खेड़ा में, सेम ईयर। खेड़ा में इन्होंने कहा था रेमिशन ऑफ द टैक्स फॉलोइंग द फेलियर ऑफ द हार्वेस्ट। देखो भाई, फसल खराब हो गई है, टैक्स को थोड़ा कम किया जाए। फिर गांधी जी लेबर की तरफ से लड़े और फिर जीत गए। मजे की चीज देखो भाई, आप लेबर की तरफ से लड़े हो, इलीट क्लास तो अपनी लड़ाई झगड़े सॉल्व कर लेगी। लेबर की तरफ से जैसे ही आप लड़े हो, लेबर हमेशा आपके लिए चरणों में झुका रहेगा। जैसे ही ये चीज हुई, तो गांधी जी had, although he had a deep sympathy with the laborers, now even laborers associated themselves with him. तो गांधी जी अब तीन स्ट्रगल गांधी जी ने करे, तीनों में लेबर को लेकर के आ गए। अब दिक्कत क्या थी? ऑल थ्री ऑफ देम वर लोकलाइज्ड। भैया पैन इंडिया तो कुछ था नहीं। अब गांधी जी को चाहिए था एक कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम पैन इंडिया लेवल पे आके लड़ाई कर सकें अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। भैया लोकल थे, अहमदाबाद लोकल इशू हो गया, चंपारण लोकल इशू हो गया, खेड़ा लोकल इशू हो गया। वन मार्कर में एक चीज याद रखना, इन गांव की क्रोनोलॉजी और ईयर पूछे जाते हैं, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के। पहले चंपारण हुआ, फिर अहमदाबाद हुआ, फिर खेड़ा हुआ। अब मजे की चीज देखो, इफ दे आर लोकलाइज्ड स्ट्रगल, यू नीड समथिंग by which you can hit out at the Britishers, and that hit should be at all India level. So now what happened? Gandhiji again went ahead and he took up the case of Rowlatt Act. अब रॉलेट एक्ट क्या था? सबसे पहले एक चीज समझो, गांधी जी ने लोकल स्ट्रगल खत्म हुए, 1919 में गांधी जी कुछ ना कुछ चीज ढूंढ रहे थे कि कुछ एक ऐसी चीज मिल जाए जिससे पैन इंडिया स्ट्रगल बन जाए। एंड ब्रिटिशर्स ने बढ़िया एक काम ऐसा किया कि वो जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो लाके गांधी जी की गोदी में रख दी कि महाराज ये लो, इससे आप हमसे लड़ाई करो। क्या था पता है? वो था रॉलेट एक्ट। इसमें देखो क्या लिखा है, देन इन 1919 colonial rulers delivered into Gandhiji's lap an issue from which he could construct much wider movement। अभी लोकलाइज मूवमेंट था, अब देश भर के लेवल पे बना है, तो एक ना एक चीज इनको चाहिए। और वो चीज किसने लाके रख दी? ब्रिटिशर ने उठाई, वो गोदी में रख दी। और वो क्या थी? दैट वाज द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट के पहले की कहानी समझो। सबसे पहले हुआ वर्ल्ड वॉर वन, 1914 से 1918। इंडियंस ने बड़ा जबरदस्त साथ दिया और बोला कि हाँ भाई, हम आपका साथ दे रहे हैं। आप क्यों? क्योंकि आप जीत जाओगे तो हमारे लिए कुछ अच्छा करोगे। आप जीत जाओगे तो हमें हो सकता है आप कुछ अच्छे काम कर दे हमारे लिए। और भाई सबसे ज्यादा देखो लड़ने वाले लोग जाते हैं पंजाब के, तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा जब ऐसे अच्छे काम ब्रिटिश नहीं करेंगे? पंजाबियों को, है ना। अब मजे की चीज देखो दोस्त, जैसे ही ये स्ट्रगल शुरू हुआ, रॉलेट एक्ट पास हुआ 1914 से 1980 के वॉर के बाद, और क्या हुआ? सेंसरशिप ऑफ प्रेस आ गई एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। अब देखो ये ऑल ओवर इंडिया आएगी सेंसरशिप, डिटेंशन विदाउट ट्रायल ऑल ओवर आएगा। और ये क्यों आया? बिकॉज इट वाज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर बाय सर सिडनी रॉलेट, एंड सर सिडनी रॉलेट gave out the act, henceforth it is known as रॉलेट एक्ट। ठीक, अब रॉलेट एक्ट आया। अब नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बंद बुलाया गया। बंद का मतलब आज के दिन हम कोई काम नहीं करेंगे। और प्रोटेस्ट किया गया। प्रोटेस्ट अगेन गांधी जी का प्रोटेस्ट कहता था नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। क्या हुआ? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लाइफ केम टू स्टैंड स्टिल। सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट ने वर्स्ट हिट किया था नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जहां बंद बुलाया गया, लोगों ने बंद कर दिया गया। अच्छा, लोग क्या सोच रहे थे कि हमने ब्रिटिश की हेल्प की है and they were expecting to be rewarded for their service. Instead they were given Rowlatt Act। अब आप सोच रहे हो हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है, और मिल रहा है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट मतलब ना आपसे पूछताछ ना कुछ, और उठाया और जेल में पटक दिया। और जेल में क्या होगा वो तुम भी जानते हो, अंग्रेज भी जानते हैं। ठीक,
मजे की चीज, अब गांधी जी को एक इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा करने के लिए बेस मिल गया। भाई सारे लोग रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हो गए। खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद में क्या हुआ था, वहां लोकल लोगों का मूवमेंट था, लोकल लोग बस अगेंस्ट में थे। रॉलेट एक्ट आया, पूरा देश अगेंस्ट में हुआ, क्योंकि एक्ट पूरे देश में लगाया गया। 1919 13 अप्रैल का दिन था। जलियनवाला बाग नाम की एक जगह थी, बैसाखी का फेयर चल रहा था, कुछ मीटिंग भी चल रही थी उधर, और वहां एक जलियनवाला बाग मैसेकर हो गया। दिस मैसेकर वाज लिटरली द वर्स्ट इन इंडिया। इंडियंस ऐसा बोलते हैं कि 3 से 4 हजार लोग मारे गए। ब्रिटिशर्स, अब चूंकि अपने आप को तो बेइज्जत करना नहीं है, क्या बोलते हैं कि कम लोग मारे गए। गांधी जी ने बोला ठीक है, अब अगर ऐसी बात है तो नाउ वी विल गो अहेड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है, तीन चीजें होती हैं जब भी वन मार्कर में अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ जाए, तो ये क्या होता है, people were asked to stop attending school, colleges, law court, not to pay tax, and renunciation of all voluntary association with British government। ठीक, और क्या किया गया, देखो, अब हमेशा याद रखना, एक क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्कर, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू मेक नॉन कॉपरेशन सक्सेसफुल। तो स्टेप्स क्या क्या थे, पहले they were asked to stop attending school, to stop attending colleges and law court, and not to pay tax। तो एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, they were asked to adhere to renunciation of all voluntary association with British government। ये 2 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। what steps, क्वेश्चन ये आएगा, एक बार आप लिख लीजिए, what steps were taken to make non-cooperation movement सक्सेसफुल। अब देखो, गांधी जी ने, हमने ऊपर अभी बात की थी गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी ने क्या बात की थी, ही प्रमोटेड हार्मनी बिटवीन रिलीजन। ठीक है ना। अब हार्मनी बिटवीन रिलीजन चाहिए, देश में बहुत सारे हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। लड़ाई कराने से ज्यादा अच्छा है अगर तुम्हारा दुश्मन एक है, उसके अगेंस्ट दोनों दो लोग इकट्ठे हो जाओ। दुश्मन एक है, दो लोग इकट्ठे हो जाओ, एक को हरा दो। ये चीज गांधी जी पहले भांप गए। गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत मूवमेंट के साथ हाथ मिला लिया। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या था, देखो, खलीफा को एबॉलिश कर दिया गया था बाय कमाल अतातुर्क। सबसे पहले ये जो खलीफा का, ये खिलाफत मूवमेंट का जो इशू है, इसमें ब्रिटिशर्स ने खलीफा के साथ बहुत बहुत ही कह सकते हैं बेइज्जत करने वाली ट्रीटी की थी, और उन्हें पद से हटा दिया गया था। इसलिए देश भर के सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ब्रिटिशर के अगेंस्ट थे। अब मूवमेंट में आप समझो हम क्या करने वाले हैं। पहली चीज, हमने दो लोगों को, दो कम्युनिटी को जोड़ दिया, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और मूवमेंट में ये सारे काम किए जो हाईलाइटेड दिख रहे हैं। क्या था, हमने स्टॉप अटेंडिंग स्कूल्स, स्टॉप अटेंडिंग कॉलेजेस एंड लॉ कोर्ट, एंड नॉट टू पे टैक्स। यदि ये पूरे तरीके से हो जाता, ठीक है ना, तो क्या होता, इंडिया वुड विन स्वराज विद इन अ ईयर, ऐसा गांधी जी ने बोला। ठीक है ना। अब देखो, खिलाफत मूवमेंट के साथ एक अच्छी चीज है कि खिलाफत मूवमेंट, ऑल्दो दिस वाज द मूवमेंट ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है, लेकिन अब वो सपोर्ट किसका कर रहे हैं, गांधी जी का, क्योंकि गांधी जी ने इशू दोनों उठा लिए, नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत। खिलाफत मूवमेंट पूछा जाता है कब चलाया गया, 1919 एंड 1920, इसके बीच में। और किसने चलाया, इट वाज लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। डिमांड क्या थी, देखो, जो टर्किश सुल्तान है और खलीफा जिसको बोला जाता है, उसकी मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस, जो भी वर्शिप की प्लेसेस थी एम्पायर में, ऑटोमन एम्पायर में, उसका सारा कंट्रोल खलीफा को या सुल्तान को मिलना चाहिए। क्या क्या थी वो, अरेबिया, सीरिया, इराक और पैलेस्टीन में थी, वो मुस्लिम सॉवरेनिटी के अंडर में थी।
and he must have sufficient territory to enable to defend the Islamic faith. कांग्रेस ने कहा अच्छी बात है भाई, आपके पास थी पहले, आपके पास अभी रहना चाहिए, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। गांधी जी ने जैसे ही ये चीज बोली, सारे मुस्लिम गांधी जी के फेवर में आ गए। ठीक, हिंदूज ऑलरेडी फेवर में थे। क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? अब दो कम्युनिटी जुड़ गई, दोनों कम्युनिटी ने मिलके अगेंस्ट में आ गए ब्रिटिशर्स के। इम्पैक्ट क्या हुआ? वर्किंग क्लास ने स्ट्राइक कर दी, 396 स्ट्राइक हुई, 600 वर्कर्स 600,000 वर्कर्स ने स्ट्राइक करी। दैट लेड टू द लॉस ऑफ 7 मिलियन वर्किंग डेज। ठीक, हिल ट्राइब ने आंध्र प्रदेश में फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया, फार्मर्स ने टैक्स देना बंद कर दिया, और पीजेंट ने कुमाऊन जो था पहाड़ी रेंज, वहां पे दिस रिफ्यूज टू कैरी लोड्स फॉर कॉलोनियल ऑफिशियल्स। क्वेश्चन बनता है 3 मार्कर में, हाउ वॉज द मूवमेंट कैरीड आउट? आपके पास अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन अभी आपको दे दिए हैं। पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट स्टेप्स वर टेकन ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सेकंड क्वेश्चन ये था, हाउ या व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट। देखिए, जब आप खिलाफत मूवमेंट लिखें, ये पूरा का पूरा आपको याद करना है, इसमें कोई इफ एंड बट मत रखिएगा। ठीक, क्योंकि ये 3 मार्कर में कंप्लीट ही जाएगा, इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ये 3 क्वेश्चन आप रख सकते हैं, इन तीनों को आप पढ़ सकते हैं। अब देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, ठीक है, पूरा देश साथ दे रहा है। कौन कौन साथ दे रहा है? अब देखो, पीजेंट दे रहे हैं, वर्कर्स दे रहे हैं, लोकल नेशनलिस्ट लीडरशिप दे रही है, ठीक है, और इसके अलावा जो लोग जेल नहीं गए हैं वो सारे नॉन कोऑपरेशन में साथ दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है, अमेरिकन बायोग्राफर लुई फिशर, ये लुई फिशर महात्मा गांधी के बायोग्राफर हैं, ये 1 मार्कर में पूछा जाता है, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, इन्होंने एक कमेंट किया, ये 8 मार्कर में आता है, दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट was negative enough to be peaceful but positive enough to be effective। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, हमें उसमें दो चीजें बताना पड़ेंगी कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन इट स्टार्टेड अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट अलोंग विद द खिलाफत मूवमेंट। अलोंग विद द खिलाफत मूवमेंट इसलिए क्यों बताना, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि नॉन कोऑपरेशन था क्या। तो व्हाट वाज इट, कि लोगों को टैक्स देने या फिर कोर्ट जाने या स्कूल जाने कॉलेज जाने मना कर दिया गया था, और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कि लोग, इम्पैक्ट क्या हुआ, स्ट्राइक हो गई, इतनी सारी स्ट्राइक हुई, 600,000 वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, 7 मिलियन वर्क डेज का लॉस हुआ, आंध्र प्रदेश में फॉरेस्ट लॉ वायलेट हुए, अवध में लोगों ने टैक्स नहीं दिए, कुमाऊन में उन्होंने कॉलोनियल लोड ले जाने को मना कर दिया। तो दैट वाज नेगेटिव इम्पैक्ट, इट वाज नेगेटिव। ठीक है, कि इतना घाटा हो रहा है, इतनी स्ट्राइक्स हो रही हैं, इतना लॉस हो रहा है, दिस इज नेगेटिव, बट इट वाज पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव। पॉजिटिव इनफ क्यों हुआ? देखो दोस्त, पॉजिटिव इसीलिए हुआ, अब हमें लिखना है इसका रिजल्ट। देखो, अब रिजल्ट में क्या आएगा भाई, हर जगह मूवमेंट हो गया, मूवमेंट चला, कई जगह मूवमेंट सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन पूरे तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये गांधी जी को ये मूवमेंट बंद करना पड़ा, लेकिन इस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या निकल के आया कि भाई देखो, गांधी जी ऑलरेडी जो अब लीडर थे, अब इम्पैक्ट क्या निकल के आया कि वर्कर्स, आर्टिशंस, पीजेंट्स और सब लोग, ये लोगों ने मिलके पार्टिसिपेट किया जो अभी तक नहीं करते थे। मतलब इट वाज नो लॉन्गर अ मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल एंड इंटेलेक्चुअल, नाउ इट वाज मूवमेंट ऑफ थाउजेंड ऑफ पीजेंट, वर्कर एंड आर्टिशंस।
नंबर एक। दूसरी चीज, दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ, गांधी जी ने चरखे का प्रचलन बढ़ाया। चरखा यानी ये जिससे अपन कपड़ा बुनते हैं। एक लोकलाइज्ड स्ट्रगल जो था, अब वो वर्ल्ड क्लास स्ट्रगल में बन गया। दूसरी चीज जो ये बोला जाता है कि गांधी जी एक बहुत बड़े लीडर बन गए। गांधी जी के लीडर बनने के साथ साथ इस मूवमेंट का सक्सेस क्या हुआ कि अब लोगों को ये बोला जाने लगा कि भाई जो नेशनलिज्म है ना, अब वो इलीट कैरेक्टर की जगह इट वाज नाउ द लोकलाइज्ड कैरेक्टर ऑफ द लोकलाइज्ड कैरेक्टर। अब बहुत सारे प्रजामंडल बनने लगे ताकि नेशनलिस्ट लोगों को प्रमोट किया जा सके प्रिंसली स्टेट में। ठीक है ना। हम पूरे इम्पैक्ट अभी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। क्वेश्चन में लिखना क्या है आपको उम्मीद से समझ में आ गया होगा। 8 मार्कर का क्वेश्चन है, अब आप इसको लिख सकते हैं। आते हैं, देखो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अगर आपको 3 मार्कर में कभी आता है व्हाट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आप 3 मार्कर में ये चीजें लिख सकते हैं। देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, व्हाट वाज द कॉज, रिजेंटमेंट आफ्टर द एट द ब्रिटिश आफ्टर वॉर लेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी आफ्टर जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट। 3 मार्कर में इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट होगा। सिग्निफिकेंस क्या है कि it was aimed at educating people about British for brutal killing, preventing incidents like Jallianwala Bagh in future, and apart from withdrawing Rowlatt Act, they wanted reforms in political system. And why it was called off? क्योंकि चौरा चौरी मूवमेंट हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जहां पे कुछ 25 पुलिसमैन को जला दिया गया था। उसे चौरा चौरी इंसिडेंट बोला जाता है, इस कारण गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया था ये मूवमेंट। ठीक है। अगर कभी आता है तो 3 मार्क में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये पैराग्राफ की जगह आप फ्लो चार्ट बना के लिख लीजिए। बट 8 मार्कर जब भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा तो 8 मार्कर में आपको इसको कंप्लीट डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई व्हाट वाज इट, व्हाई वाज इट टेकन, एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये याद रखना है, फरवरी 1992 में पीजेंट्स ने एक पुलिस स्टेशन को अटैक कर दिया था चौरा चौरी पे, और ये कहलाया जाता है चौरा चौरी इंसिडेंट। इसके कारण गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ करना पड़ा था। वैसे नहीं पूछा जाता है, बट कभी 1 मार्कर में हिट एंड ट्रायल में पूछ लिया जाए, व्हाई वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ। ठीक है, यहां तक आप एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद हम इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे। जो ये 8 मार्कर क्वेश्चन आपको दिया है, उस 8 मार्कर का आंसर हम पढ़ेंगे कि 8 मार्कर क्वेश्चन में जब आपने व्हाट वाज इट, व्हाट इम्पैक्ट इट हैड, और रिजल्ट अब जो हम लिखने वाले हैं वो हम रिजल्ट अब लिखेंगे। चलिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हम इम्पैक्ट पढ़ चुके हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 2 पार्ट अपने पढ़े, व्हाट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड व्हाट इम्पैक्ट इट हैड। नाउ लेट्स मूव टू द रिजल्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। Question can be asked in two ways, that how non-cooperation movement impacted Indian nationalism, number one, or else what was the impact of non-cooperation movement in the Gandhian ideology, या how Gandhiji impacted the nationalism with the help of non-cooperation movement। तो देखिए, ये दो तीन जो क्वेश्चन आएंगे इसमें हमें एक चीज देखना है, इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो पुराना स्टेटमेंट था, नॉन कॉपरेशन वाज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल बट पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव। देखिए, इसमें रिजल्ट क्या लिखना है हमें, इट वाज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, इनफ टू बी पीसफुल। नेगेटिव क्यों था, क्योंकि अभी तक कहीं वॉयलेंस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी रिजल्ट हमारे फेवर में आ गया। तो इट वाज नेगेटिव इनफ क्योंकि सब कुछ स्टॉप हो गया था, बट इट वाज
peaceful, but it was positive enough to be effective. इफेक्टिव क्यों हुआ? अब हमें इसका आंसर लिखना है। इट वॉज इफेक्टिव बिकॉज इट entailed denial, renunciation and self discipline. अब देखो, it was training for self rule. As a consequence of non-cooperation movement, British Raj was shaken to its foundation for the first time. पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव। इफेक्टिव क्यों था? क्योंकि जो ब्रिटिश राज था वो पहली बार अब 1857 के बाद पूरे उसके फाउंडेशंस हिल गए थे। नंबर एक, तो फर्स्ट पॉइंट हम इफेक्ट में क्या लिखेंगे कि ब्रिटिश राज के लिए पहला जो मेजर झटका लगा था 1857 के बाद वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। सेकेंड पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, गांधी जी हैड ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन नेशनलिज्म. It was no longer the movement of professional or intellectuals. Now it was the movement, किसका मूवमेंट था? लेबर, पीजेंट एंड वर्कर्स। इसमें क्या दिया है? Now hundred of thousands of peasants, worker, artisans also participated in it. Let's take another thing. यहाँ तक के बात के बाद जब गांधी जी का जो मूवमेंट था, मूवमेंट का एक और इम्पैक्ट रहा। क्या इम्पैक्ट रहा? It must also be stressed that success in broadening the basis of nationalism was based on careful organization. The non-cooperation movement led to the formation of different organizations, especially new branches of Congress were set up in various parts of India. A series of Praja Mandal were established to promote the nationalist creed in the princely state. ये जो छोटे छोटे प्रजामंडल बन गए थे, इन छोटे छोटे प्रजामंडल ने प्रिंसली स्टेट में क्या किया? पहली चीज तो, अब छोटा स्टेट है, लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा। सेकंड, छोटा है, प्रजामंडल है। प्रजामंडल मतलब वहां की लोकल जो नेशनलिस्ट क्रीड है, जो लोकल नेशनलिस्ट लीडर हैं, वो उनमें एक नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट करेगा। तो ये क्या हुआ? इट हैड सक्सेस इन ब्रॉडनिंग द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म। ठीक, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अच्छा किया। प्रजामंडल वाला पार्ट ने क्या किया? नेशनलिस्ट क्रीड को प्रिंसली स्टेट में प्रमोट किया। ठीक, अगला इम्पैक्ट क्या होगा इसका? गांधी जी एनकरेज्ड कम्युनिकेशन ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज इन द मदर टंग रादर देन इन द लैंग्वेज ऑफ रूलर्स। देखो, जो पहला इम्पैक्ट गांधी जी का था, वापस हम उस पे आते हैं। पहला इम्पैक्ट क्या था? ट्रेनिंग फॉर द सेल्फ रूल। सेल्फ रूल मतलब इन अवर ओन सेल्फ लैंग्वेज। तो पहला इम्पैक्ट क्या था? इट वाज अ ट्रेनिंग and it had shaken the roots of British Raj. Second, it was based on careful organization. That means formation of the organizations and series of Prajamandal. Third, communication in the mother tongue. Now, what happened with this? There were provincial committees of Congress formed, which were based on linguistic regions rather than artificial boundaries of British India. Language binds the people. It's the language which matters more while providing the basis of nationalism, not the artificial boundary. तो क्या हुआ? Again, nationalism, now it was taken to the farthest corner of the country, embraced by the social group previously untouched by it. अभी तक नेशनलिज्म को एलीट फिनोमिनन समझ रहे थे कि वो इंग्लिश लैंग्वेज का फिनोमिनन है। अब क्या हुआ? लोकल लैंग्वेज में जैसे ही वो फिनोमिनन आया, तो जो कॉमन लोग थे, गांव देहात के लोग थे, उन्हें अपनी भाषा में उस चीज को टच करने का मौका मिला। अगली चीज देखिए, नॉट ओनली गांधी जी बट हिज सपोर्टर्स एंड हिज एसोसिएट, they supported the movement. Some of them were entrepreneurs like G.D. Birla, who supported national movement openly, and the Gandhian nationalism also depended on substantial extent to its follower. Now, Gandhiji had some highly talented Indians attached with him, like Mahadev Desai, Vallabhbhai Patel, C. Rajgopalachari, Sarojini Naidu, etc.
They were the close associates of Gandhiji, and they came from different regions as well, and as well as religious traditions also. क्या हुआ जब इतने सारे लोग अलग अलग रीजन और रिलीजन से जुड़े, दे इंस्पायर्ड काउंटलेस इंडियंस टू ज्वाइन कांग्रेस एंड वर्क फॉर इट। अब क्या हुआ, देखो, आपके पास पांच चीजें हो गई। पांच चीजें क्या क्या? सबसे पहली चीज थी हमारे पास कि जैसे ही गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया, ब्रिटिश राज हिल गया। सेकंड, इसने आपके लिए नए सेल्फ रूल के लिए तैयार कर दिया, आपको ट्रेनिंग ग्राउंड प्रोवाइड किया। थर्ड, now it was the movement of local people, peasant, worker, artisan class. Fourth, even the elite class, that means even the entrepreneurs started supporting you. Fifth, it was now giving you a organizational structure, that means careful organization बन गया, प्रजामंडल बन गए, nationalist creed प्रमोट होने लगी। सिक्स्थ, लिंग्विस्टिक आइडिया पे बेस्ड था कि लोकल लैंग्वेज पे बेस्ड हो। इससे क्या हुआ, बहुत सारे दूर दराज के लोग जो देश के भिन्न भिन्न कॉर्नर में रह रहे थे, जिनको अभी तक नेशनलिज्म नहीं पता था, प्रीवियसली दे वर अनटच्ड बाय इट, नाउ दे बिकेम एसोसिएटेड विद नेशनलिज्म। ठीक। लास्ट इम्पैक्ट जो हमने पढ़ा अभी, सिक्स्थ इम्पैक्ट क्या हुआ कि गांधी जी के जो एसोसिएट थे वो डिफरेंट रीजन और डिफरेंट रिलीजन से थे। जैसे महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, इतने सारे ये जो नाम दिए आपके सामने दिख रहे हैं, दे इंस्पायर्ड काउंटलेस अदर इंडियंस टू ज्वाइन द कांग्रेस एंड वर्क फॉर इट। एक और इम्पैक्ट रहा, देखो, 1924 में गांधी जी ने खादी के लिए प्रमोशन शुरू किया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन कई बार एक और आता है, गांधी जी वॉज मच अ सोशल रिफॉर्मर देन ही वॉज अ पॉलिटिशियन। ये थ्री मार्कर में बातचीत हमेशा आती रहती है। ये 6 पॉइंट आपको मिल गए। कभी एलोबरेट करना हो तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं कि ही बिलीव that in order to be worthy of freedom, Indians had to get rid of social evils such as child marriage and untouchability. तो अब इस मूवमेंट से क्या इम्पैक्ट हुआ कि अनटचेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट हुआ, वो भी कम हुई, सोशल इविल्स जैसे चाइल्ड मैरिज भी कम हुए। ठीक है। और दूसरी चीज, टॉलरेंस जनरेट हुआ, इंडियंस ऑफ वन फेथ, दे cultivated a tolerance for the Indian of other faith. Hence, इट एम्फेसाइज, गांधी जी का पहला एम्फेसिस कौन था, क्या था? एम्फेसिस ऑन द यूनिटी ऑफ टू रिलीजन्स। यहाँ पे भी क्या हुआ, इट एम्फेसाइज द यूनिटी एंड हार्मनी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। तो ये वाला अगर कभी थ्री मार्कर में आ जाए तो आप इसको थ्री मार्कर में भी यूज कर सकते हैं। ये अगर 8 मार्कर में आ जाए तो हम इसको 8 में भी यूज कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, आपके 7 से 8 पॉइंट आ जाएंगे इम्पैक्ट में, इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है। अब जो बीच की हमने एक दो चीजें छोड़ दी हैं, मैं आपको अब वो चीज बता देता हूँ। इतने पूरे पैराग्राफ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। गांधी जी को हुई जेल मार्च 1922 में। जो जज थे उनका नाम था C.N. ब्रूमफील्ड। ये 1 मार्कर में पूछा जाता है। जब उन्हें जेल हुई तो जज भी दुखी थे। जज ने भी बोला कि आप एक अलग तरीके के आदमी हो जिससे मैं अभी तक मिला हूँ, यदि सजा आपकी कम होगी तो सबसे ज्यादा खुश मैं होऊंगा। ये पूरे इस पैराग्राफ का एसेंस है, इसमें कुछ भी हमारे काम का नहीं है। ठीक है। अगली चीज देखो, गांधी जी ने ट्रांसफॉर्म करा नेशनलिज्म, ये हमने इम्पैक्ट देखा था, अभी हाल हमने देखा था। अगर क्वेश्चन ये आता है हाउ गांधी जी इम्पैक्टेड, तो हम ये वाले यहाँ से स्टार्टिंग लाइंस ले सकते हैं। ठीक। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है, हाउ गांधी जी एसोसिएटेड हिमसेल्फ विथ कॉमन मैन। ठीक है। देखो दोस्त, अब एक चीज समझने लायक होती है, गांधी जी, देखो सबसे पहली चीज, आप किसी के साथ एसोसिएट कैसे होते हैं? आपने कभी बहुत रईस आदमी देखा है, वो हमेशा टाई बेल्ट बिल्कुल सूट पहन के ताबड़तोड़ रहता है, और भिखारी, और सारे भिखारियां देख लो, सारे भिखारी एक से रहते हैं, है ना? गांधी जी के साथ भी एक अच्छी चीज थी, गांधी जी ये समझ गए थे, इफ आई हैव टू बी लाइक यू, आई हैव टू ड्रेस अप लाइक यू। सो ही ड्रेस
तो अब क्वेश्चन क्या बनता है इसमें 3 मार्कर, हाउ गांधी जी एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद कॉमन मैन। तो ये क्या आंसर आएगा, ही ड्रेस्ड लाइक देम, लिव्ड लाइक देम, स्पोक देयर लैंग्वेज अनलाइक अदर लीडर्स हु स्टैंड अपार्ट फ्रॉम कॉमन folk, but empathized and even identified with them। तो गांधी जी ने क्या किया, उनकी भाषा बोली, उनके जैसे रहे, उनकी खुद की बोलचाल की भाषा शुरू की। अगली चीज देखो, अब इसको बड़ा करना है कभी इस आंसर, ये वैसे तो 3 मार्कर में आएगा, कभी बड़ा करना है तो उसमें क्या लिख देंगे कि अदर नेशनलिस्ट वोर ड्रेस्ड फॉर्मली, वेयर एज गांधी जी दे वोर बंद गला, वेयर एज गांधी जी सिंपली वोर अ धोती और अ लाइन क्लोथ, है ना। ही स्पेंट पार्ट ईच डे ऑन वर्किंग ऑन चरखा, एनकरेज्ड अदर नेशनलिस्ट टू डू दैट। तो ये सारी चीजें हम इसमें मेंशन कर देंगे कि गांधी जी ने अपने साथ एसोसिएट कैसे किया। देखो, और दूसरी चीज हमें एक चीज और बहुत याद रखना है, ये 1 मार्कर में भी कभी उल्टा सीधा पूछ लिया। 1921 में साउथ इंडिया के टूर के दौरान गांधी जी shaved his head and began wearing a lion cloth। तो ये पूछा जाता है गांधी जी ने कब लायन क्लोथ पहनना शुरू किया। याद रखना ये 1921 में। अब देखो कपड़ा से क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। हिज न्यू अपीयरेंस केम टू सिंबलाइज एस्थेटिज्म एंड एब्स्टिनेंस। एस्थेटिज्म होता है तप, और अगर तप कौन करता है, सबसे बड़ी चीज देखो, तप कौन करता है, तप करता हमारे देश का किसान, सबसे ज्यादा तप करता है वो। ठीक है, अगर आप किसान का तप ही नहीं बता पाओगे तो फिर आप क्या बताने वाले हो, मजे की चीज है। ठीक, तो गांधी जी के कपड़े से क्या दिखने लगा कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, किसके जैसे, जैसे वो किसान स्ट्रगल करता है, जैसे वो किसान तप करता है, वैसे गांधी जी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक, ये जो क्वालिटी थी अपीयरेंस की, अपीयरेंस ने ये चीज दिखाने के लिए दिखाने लगा। प्लस ये किसी लिए था, ये कौन सी क्वालिटीज हैं ये दोनों, दिस सेलिब्रेटेड इन अपोजिशन टू कंज्यूमरिस्ट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो कंज्यूमर कल्चर है ना, कंज्यूमरिस्ट कल्चर यानी मटेरियलिस्टिक कल्चर, जिसमें हम बहुत दिखावे की जिंदगी जीते हैं कि ये है ये है ये है, उसके अगेंस्ट में ये कल्चर काम कर रहा था। ठीक, अगली चीज पे हम आते हैं। देखो, चरखे के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, ये आप देख सकते हो। ये वाली जो चीजें हैं ये गांधी जी की एक लोकल रेल यात्रा के बारे में बता रहा है कि भाई कैसे गांधी जी गए। 10 एक हजार लोग थे, कुछ लोगों ने भेंट देना चाह रहे थे, भेंट मतलब दान देना चाह रहे थे, किसी एक ने एक शीट उठा ली और उस पर से लगातार पैसा ही पैसा आ गया और लोगों को उनके दर्शन मिल गए। ठीक, ऐसा बताया जाता है कि लोग अभी, इस पूरे पैराग्राफ में जो बताया गया है कि ऐसी र्यूमर्स थी कि गांधी जी के पास बहुत अच्छी जादुई शक्तियां हैं। कहीं कहीं ये भी बोला गया कि जो उनका विरोध करता है उसका घर टूट जाता है, उसकी फसल खराब हो जाती है ना, ऐसी चीजें। हालांकि ये काम की नहीं है, इस पैराग्राफ से जनरली अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, गांधी जी को गांधी बाबा बोलने लगे, गांधी महाराज बोलने लगे या महात्मा बोलने लगे। ये बोला गया कि भाई, खास तौर पे देखो, आपके यहाँ एक अच्छी चीज ये होती है कि आपको कोई किसी चीज से, आपकी दुख तकलीफ से बचा ले तो वो आपके लिए भगवान हो जाता है। गांधी जी ने पीजेंट के लिए, टैक्स के लिए काम किया और ऑपरेसिव ऑफिशियल के अगेंस्ट में काम किया। लोगों ने टैक्स देना कम कर दिया, ऑपरेसिव ऑफिशियल यानी वो तिनकठिया वाले सिस्टम जो चंपारण में हुआ वहां से बच गए, लोगों को एक बाकायदा इज्जतदार जिंदगी मिल गई और जैसे जीना चाहते थे वैसे जीने लगे, यानी ऑटोनॉमी मिल गई। तो क्या हुआ इससे, peasants जो थे, they were very much associated with Gandhiji, his dhoti and charkha। Although Gandhiji by caste was a merchant and by profession a lawyer, but his simple lifestyle and love of working with his hands allowed him to empathize more fully with the laboring poor and for them in turn to empathize with him। दूसरी चीज देखो,
बाकी इस पूरे पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है। ये किसी चीज के काम का पैराग्राफ नहीं है। अगले पैराग्राफ में आइए। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि इम्पैक्ट में हमने क्या पढ़ा। ठीक। सॉल्ट सत्याग्रह से हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। इसके बाद हम सॉल्ट सत्याग्रह देखेंगे। तो आज के हमारे 4-5 क्वेश्चन हो गए हैं। ये आप एक बार लिख लीजिए। आंसर लिख के ले आइए, या आंसर आप मेल भी कर सकते हैं। इफ यू आर स्ट्रगलिंग, drop me a mail at jane.raw@gmail.com. I'll review your answers. If any help is required, if you have any query, drop a message below this video. We'll have a quick discussion. That's it for the day. See you in next video. Hit the like, share and subscribe button.